डिस्क्रीट वो ऐसे चल रहा है अभी तो टाइप है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमने लास्ट क्लास में देखा था, ध्यान से सबको है ना। क्या फॉर्मूला आया था, x कोऑर्डिनेट क्या गया था m1 x1 plus m2 x2 plus and so on upon m1 plus m2 plus m3। जो मेन फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होता है m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 upon m1 plus r1 r2 r3 क्या था, जितने भी पार्टिकल थे उन सबका पोजीशन वेक्टर था, यानी उससे भी हमने x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट सब निकाला था सेंटर ऑफ मास का, यानी सबको है ना। फिर हमने लास्ट में हमने देखा था अगर कोई पार्ट को कट कर दे तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे, समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल डेफिनेशन है वो लिख लो, जैसे सरफेस लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, इसका सिंबल होता है लैम्ब्डा। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मींस लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ m by l। समझ में आया। इसकी यूनिट क्या होगी, kg पर मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी, kg पर मीटर होगी इसकी यूनिट। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का ये कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कोई ऑब्जेक्ट, समझ में आया क्या, उसका आपको अगर लैम्ब्डा गिवन है, लैम्ब्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ या फिर हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, तो इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, उस ऑब्जेक्ट का आप पर्टिकुलर, जैसे बोला कि इसकी लीनियर मास डेंसिटी 2 kg पर मीटर, इस ऑब्जेक्ट की लीनियर मास डेंसिटी कितनी है, अब मैंने बोला 5 मीटर का मास बताओ 10 kg, समझ में आया। तो लैम्ब्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे, आया समझ में, समझ में आया इसका क्या फायदा है। तो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको तो आप टोटल मास बता सकते हो, आया समझ में। देन सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मतलब एरिया पर यूनिट लेंथ, सॉरी मास पर यूनिट एरिया। सरफेस मतलब क्या होता है, एरिया होता है ना, समझ में आया। इसका सिंबल होगा सिग्मा। ये क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, m by a। इसकी यूनिट क्या होगी, kg पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसमें किसी एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो उतने एरिया का मास आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इनटू एरिया करोगे तो मीटर स्क्वायर कैंसिल, kg में आंसर आएगा वो क्या आएगा, जितने भी एरिया का आपको मास चाहिए उस उतने एरिया का मास आ जाएगा। समझ में आया, समझ में। द लास्ट इज वॉल्यूम मास डेंसिटी। समझ गए होंगे इसका क्या मीनिंग, क्या मीनिंग है इसका, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिंबल है गामा, ये होगा m by v। इसकी यूनिट क्या होगी, kg पर मीटर। समझ में आया। हटा दो। सो कब कौन सा यूज करेंगे, अगर लीनियर शेप्ड कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये रोड है, जैसे है ना, ऐसे इतनी बड़ी रोड, तो उसमें आपको लैम्ब्डा दिया होगा, तो लैम्ब्डा का हम यूज करेंगे। अगर ऐसा शेप है जो जिसकी शेप है 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो लैम्ब्डा यूज करेंगे, लीनियर मास डेंसिटी, है ना। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जैसे डिस्क है, समझ में आएगा, कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है या स्क्वायर प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट है, समझ में आया।
उसमें हम एरिया वाला यूज करेंगे, सरफेस मास डेंसिटी, समझ में आया। और थ्री डायमेंशनल और समझ में आएगा। अभी देखो नेक्स्ट, हमने लास्ट क्लास में देखा था सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम, अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम। क्या देखेंगे? कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट्स। कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम क्या होगा? जैसे मान लो इस तरह का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। सो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम में क्या फॉर्मूला हमने देखा था, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, m1r1 plus m2r2 plus m3r3 ऐसे निकालते थे। मतलब उसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ mi ri, i कहां से शुरू हो रहा है, 1 से लेके लास्ट n, मान लो n है, अपॉन नीचे क्या लिखते थे, m1 m2 m3 m4, m1 plus m2 plus m3 plus m4, ये लिखते थे ना। सो समेशन ऑफ टोटल मास mi i इक्वल टू 1 से n, ये हम किस में यूज करते थे हम, समझ में आया क्या? r i क्या है, r1 r2 r3 क्या है, वो जो डिस्क्रीट सिस्टम में जितने भी पार्टिकल है सबका पोजीशन वेक्टर है, कहां से, ओरिजिन से, समझ में आया। rc क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, कहां से, ओरिजिन से, समझ में आया। अब जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास मुझे लोकेट करना है। तो इसमें भी तो ऐसे, ये भी तो डिस्क्रीट की तरह, इसमें भी तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है कि नहीं है, समझ में आया। जैसे एक पार्टिकल में तुमने दिखा, ये देखिए, अब इसका पूरा टोटल मास मान लो m, तो इसका छोटे से का क्या मास होगा, dm, है ना, इसका क्या होगा, ऐसे इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, dm 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 dm, और सबके पोजीशन वेक्टर होंगे r1 r2 r3 r4 r5। जैसे इसका है मान लो, इसका पोजीशन वेक्टर का होगा इसके एकदम बीच से, ये है मान लो r1, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ये dm मास जो हमने लिया है इसका, ऐसा एक dm मास इधर होगा, एक dm मास इधर होगा, एक dm मास इधर होगा, सबका पोजीशन वेक्टर होगा मान लो r1 r2 r2, है ना। तो सेंटर मास का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा, ये जितने भी dm मास है सबका dm मास मोमेंट निकालना ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, dm into r1 plus dm into r2 plus m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 वाला फॉर्मूला होता है, वही वाला यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, बस वहां पे 4 5 या 7 8 या 9 10 होते थे, यहाँ पे हजारों लाखों पार्टिकल है, समझ में आया। तो अभी लगाने लगेंगे और आईआईटी का जेईई का सब एग्जाम हो जाएगा, तब तक भी हम लगाते ऐड करते रहेंगे सबको, ऐसे ही होने वाला है। इसमें टोटल मास कितने सारे इसमें पार्टिकल्स, बहुत सारे, और तरीका क्या है, m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus m4 r4 and so on upon m1 plus m2 plus m3 plus and so on, समझ में आया। सो इसमें भी करने को तो अभी तक हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है कि ऐसे बहुत सारे डीएम है ना, सबका पोजीशन वेक्टर कहां से लेंगे, ओरिजिन से, ठीक है। सो जैसे मान लो इसका लिया तो dm into r1, दूसरे का लिया dm into r2, तो तीसरे का लिया dm into r3, ऐसे सबको ऐड करेंगे इसमें जितने दिए न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय नीचे क्या करेंगे, सारे डीएम मास को ऐड कर देंगे, dm plus dm plus dm plus dm, समझ में आया क्या, आया समझ में। अब 5 6 4 5 9 10 होते तो ऐड करना इजी रहता, कर लेते, है ना, समझ में आया। बट इसमें तो हजारों लाख, तो सबको ऐड करेंगे ऐसे अलग अलग, और दूसरा तरीका भी तो होता है ऐड करने का, क्या होता है दूसरा तरीका, इंटीग्रेशन, समझ में आया। तो डिस्क्रीट में या समेशन आता है, कंटीन्यूअस में इंटीग्रेशन आ जाता है, क्या आ जाता है, सो यही फॉर्मूला सेम कंटीन्यूअस में क्या बनेगा,
इंटीग्रेशन हो किसका, एक का निकालेंगे, ठीक है, इनटू आर, ये एक का निकाला। अब समेशन लगाना भी ऐड करना होता है, इंटीग्रेशन करना भी ऐड करना ही होता है, समझ में आया क्या? ऐसे dm इंटू आर सबका ऐड करेंगे ना, dm इंटू आर वन प्लस dm इंटू आर टू प्लस, सबको ऐड करेंगे, समझ में आया? हाँ, ये ऐड हो गया। अब लिमिट क्या लगाते हैं वो इंडिविजुअल जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें समझ में आएगा लिमिट क्या हो, लिमिट कौन सी लगानी है समझ में, है ना? अपॉन में नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3, यहाँ पे क्या होगा dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm, मतलब dm का इंटीग्रेशन टोटल मास ना, तो dm का इंटीग्रेशन करोगे टोटल मास आ जाएगा m, समझ में आया? तो क्या फॉर्मूला है, ये तो हो जाएगा m, तो क्या बनेगा 1 बाई m इंटू इंटीग्रेशन dm इंटू r, समझ में आया? ये फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट को लोकेलाइज करेगा, उसके कोऑर्डिनेट बताएगा, समझ में आया? यहाँ पे r वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ, r वेक्टर क्या है, किसका पोजीशन वेक्टर है, ये dm, समझ में आया? अब dm यहाँ पे पॉइंट मास है, कभी कभी हम dm थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट भी लेंगे, हम जब क्वेश्चन करेंगे तब, तो अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसका पोजीशन वेक्टर हम कहां से लेते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास कहां से लेते हैं, जैसे dm का सेंटर मास है एकदम पीछे से, समझ में आया, है ना? सो पोजीशन, अगर कोई, जैसे मैंने बोला कि ये रिंग, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ क्या है, तो इसका पोजीशन वेक्टर आप कहां से लोगे, शुरू तो कहां से करोगे, ओरिजिन से, और खत्म कहां करोगे, इसका जहां सेंटर मास होता है, क्योंकि इसको रिंग को उठा के आप कहां रख सकते हो, इस ये मास की रिंग है, इस पूरी रिंग को हटा के आप इसके सेंटर पे रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, समझ में आया? तो पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक का बनेगा, मान लो 1,1 पर रिंग थी, तो पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा 1 i के प्लस 1 j के, समझ में आया? तो कोई एक्सटेंडेड बॉडी का पोजीशन वेक्टर हम कहां से लेते हैं, ओरिजिन से लेके उसके, तो ये बात याद रखनी, चाहे एक्सटेंडेड बॉडी हो या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट का सेंटर मास वहीं पर ही होता है जहां वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, समझ में आया क्या? सो r वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm, जो हम dm मानेंगे ना, सबको समझ में तो आ रहा है ना, ऑनलाइन में समझ में आ रहा है सबको? यस सर, यस सर। यस सर, dm का है ना, सो ये dm का सेंटर मास का यही तो है जहां dm है, समझ में आया? सो r वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm, rc वेक्टर क्या है, हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ये कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम, ये पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, समझ में आया? और r वेक्टर कहां जा रहा है, वो जो सिर्फ वो dm माना है ना, उसके सेंटर मास पे जा रहा है r वेक्टर, और rc वेक्टर कहां जाएगा, पूरी बॉडी का जो सेंटर मास है वहां पर जाएगा, समझ में आया? मान लो पूरी बॉडी का सेंटर मास यहाँ पर है, तो rc वेक्टर कौन ये होगा, आया समझ में? समझ में आया? तरीका क्या है देखो फिर से, क्या ये m मास की बॉडी ऐसे dm, बहुत सारे dm पार्टिकल से बनी है, आ जाएगी, बनी कि नहीं बनी, कितने होंगे, हजारों लाखों का काउंट नहीं कर सकते, है ना? डिस्क्रीट में क्या तरीका होता था, 5 6 7 8 9 10 होते थे, सबका हम क्या करते थे m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus m4 r4 plus m5 r5 ऐसे करके डिवाइड बाय m1 plus m2 plus m3 ये करते थे, ऐसे यहाँ पे हजारों लाखों है तो क्या करेंगे dm into r1 plus dm into r2 plus dm into r3 कंटीन्यूअसली सबको ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर देंगे dm plus dm plus dm plus dm, बट यहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल ऐड करना पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा तरीका क्या होता है, तो dm into r का इंटीग्रेट कर दो, मतलब आपने सारे dm into r ऐड कर दिए, समझ में आया? आया समझ में? तो dm into r को क्या कर दिया, इंटीग्रेट, लिमिट क्या लगाते हैं हम देखेंगे अलग अलग केसेस में, आया समझ में? अपॉन में टोटल मास, तो dm को इंटीग्रेट कर दो तो m टोटल मास ही आएगा, तो ये फॉर्मूला बना, समझ में आया? आया समझ में? अब इसको थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं, जैसे हमने डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम में सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या था, rc वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3, उसमें r1 r2 r3 क्या थे, पोजीशन वेक्टर थे, उनको हमने x1 x2 x3 y1 y2 y3 से रिप्लेस किया था, तो
XC YC ZC के 3 फॉर्मूला आए थे, समझ में आया क्या? यहाँ पर भी वो ला सकते हैं। जैसे मान लो ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो इसमें x और y कोऑर्डिनेट है, z नहीं है, समझ में आया? जैसे मान लो ये जो आपने डीएम मास किया, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है? तो इसको क्या लिख सकते हो आप? xi के प्लस yj, ये लिख सकते हो ना? अगर उस डीएम मास जो आपने माना है उसका सेंटर मास का कोऑर्डिनेट क्या है, तो उसको क्या लिख सकते हो आप? और मान लो इसके कोऑर्डिनेट है xc, सेंटर मास, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? xc प्लस, तो अगर आप यहाँ पर rc की जगह xc ये लिखो और r की जगह ये लिखो, तो xc का एक फॉर्मूला आएगा और yc का एक फॉर्मूला आएगा, ऐसे zc का भी एक फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा? तो xc का क्या फॉर्मूला आएगा, उसको पुट करेंगे 1 by m इंटीग्रेशन ऑफ dm into x, बोलो आएगा कि नहीं? हाँ, समझ में आया? मतलब ऐसे dm जितने भी सबका x कोऑर्डिनेट dm into x1 plus dm into x2 plus dm into x3 सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय टोटल मास करेंगे, तो क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट और सेंटर मास आएगा, ऐसा डिस्क्रीट में कर देते हैं, इसमें क्या करेंगे? इंटीग्रेट। वैसे y कोऑर्डिनेट बताना है तो क्या फॉर्मूला आएगा? dm into y, x और y क्या है? हाँ, coordinates of the dm, x y coordinates, x and y are the coordinates of the dm mass, जहां पर वो dm mass लोकेटेड है उसके कोऑर्डिनेट x और y, समझ में आया क्या? अब धीरे धीरे फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है, पहले तो कुछ भी नहीं थी, मेन तो अब आएगी, वो तो ट्रेलर भी नहीं था, ऐसे समझो, समझ में आया? तो तुम्हें भी अब उसके हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा ढंग से। क्लियर? इधर बैठो, बात नहीं करनी, इधर बैठो।
अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम है, एक्सटेंडेड बॉडीज है जिनके सेंटर मास कहाँ होते हैं वो आपको याद भी रखना है, और कुछ के हम डेरिवेशन करके सॉल्व भी करेंगे सेंटर मास, और कुछ के हम डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाफ रिंग। मैंने पहले भी बताया था हाफ रिंग का सेंटर मास कहाँ होता है, याद है भूल गए, 2r/5। इसको देखते हैं कैसा है। देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ रिंग। फुल रिंग का क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले से पता है सेंटर में होगा कि नहीं होगा। ये रिंग है जिसकी रेडियस है r और मास है m। इसका मास कितना है m और रेडियस कितनी r, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पे रखी हुई है, ये इसका सेंटर है और ये ओरिजिन भी, इसको हम ओरिजिन भी इसको कंसीडर कर रहे हैं इसके सेंटर, समझ में आया, ठीक है। तो ये वाली एक्सिस होगी x एक्सिस, और ये होगी y एक्सिस, है ना। अब मुझे बताओ ये कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है, y एक्सिस के, है ना। y एक्सिस के अबाउट जितना इधर है उतना ही इधर भी, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, x कोऑर्डिनेट निकालने की, x कोऑर्डिनेट इसका इसी लाइन पर आने वाला है, इसका सेंटर मास इसी लाइन पर आने वाला है ना, एकदम बीच वाली लाइन पर, इस पर आने वाला है सेंटर मास। तो इस लाइन पर कौन सा कोऑर्डिनेट पता है x, x 0 है इस पर, समझ में आया क्या। xc ऑफ सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो है वो तो 0 है, डायरेक्ट निकाल, कोई निकालने की जरूरत है क्या, हमें कौन सा निकालना है, y से निकालना है, ये वाला फॉर्मूला है, समझ में आया क्या, क्या निकालना है, तो y फॉर्मूला क्या होता है, 1/m, m मास टोटल हमें पता है, dm into y, y क्या होता है, वो जो आप dm मानोगे उसका y कोऑर्डिनेट, जो आप dm मानने वाले उसका, और dm क्या है जो आप यहाँ पे dm मानोगे, जो छोटा सा मास मानोगे, समझ में आया। हम कैसे करते हैं, इसमें बहुत सारे पार्टिकल है ना, जैसे डिस्क्रीट में होते हैं, है ना, तो सबका dm into y1 plus dm into y2 plus dm into y3 निकाल के ऐड करेंगे, डिवाइड बाय टोटल मास करेंगे, वहां पे करते थे ना m1 y1 plus m2 y2, वही वाला। अब यहाँ पे ऐड करना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ क्या करेंगे, समझ में आया, इसलिए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आया समझ में। सो dm मानना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब देखो इसमें dm क्या मानेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया एक छोटा सा एलिमेंट, जो दिखाने के लिए मैं बड़ा दिखा रहा हूँ लेकिन ये बहुत छोटा है, समझ में आया क्या। रिंग ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जो यहाँ से शुरू हो रहे हैं से लेके यहाँ तक, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बनी बनी कि नहीं बनी, डीएम डीएम मास है, समझ में आया। तो जो मैंने जो एलिमेंट माना है वो यहाँ से थीटा एंगल पे माना है, कितने एंगल पे माना है, थीटा, है ना। और ये जो एलिमेंट है ये सेंटर पर डी थीटा एंगल बना रहा है, वो छोटा सा एंगल, जैसे पूरी रिंग कितना एंगल बना रही है 180 बाई, ये क्या बना रहा है, उसका एक छोटा सा पार्ट बना रहा है, पूरी रिंग मिलके सारे डीएम मिलके कितना बना रहे हैं पाई, तो ये तो बहुत छोटा सा बना रहा होगा, ये तो छोटा सा पार्ट है, समझ में आया, इसलिए मैंने इस एंगल को क्या बोला, डी, समझ में आया। अब देखो ध्यान से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है ना आर, तो क्या इसके कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं, ये कितना होगा, ये होगा r
ये आर है ना, ये होगा आर cos थीटा और ये होगा आर sin थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए ना डीएम मास के, ये डीएम मास, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया, वाई कोऑर्डिनेट कितना आया, तो यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे, समझ में आया, y हमें मिल गया, y कोऑर्डिनेट ऑफ dm कितना मिला, समझ में आया, ये भी पुट कर दें। अब और क्या निकालना है, y निकालना है, और क्या निकालना है, dm, dm हमें निकालना है m की टर्म्स में, समझ में आया क्या, dm में क्या निकालना है, m की टर्म्स में, आया समझ में। अब यहाँ पे वो तीन चीज काम में आएगी, तीन में से कोई एक चीज, हमने क्या पढ़ा था, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, और यहाँ पे कौन सी काम में आएगी, लीनियर आएगी। अगर डिस्क होता तो सरफेस आता, यहाँ पे क्या आएगी, लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, तो वो निकाल लेते हैं। हमें क्या पता है कि पूरी इसकी पूरी लेंथ कितनी है, रिंग की पाई आर, पाई आर लेंथ का मास कितना है, m है ना, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m बाई पाई, यही तो है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैम्बडा, क्या बोलते हैं, समझ में आया, यूनिट लेंथ का मास आ गया ना, मतलब केजी पर मीटर में आ गया, समझ में आया क्या है, हाँ। अब मुझे अगर इसका मास निकालना है इस एलिमेंट का, तो इसकी लेंथ पता होनी चाहिए तभी तो निकालूंगा, समझ में आया, इनटू इसमें लेंथ का मल्टीप्लाई करूंगा, तो जितनी लेंथ का मल्टीप्लाई करूंगा उतनी लेंथ का क्या आ जाएगा, मास, समझ में आया। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ये यहां से यहां तक ये वाली लेंथ होगी, क्या ये लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, r इनटू ये एंगल r d थीटा होगी कि नहीं होगी इसकी लेंथ, यस सर। जैसे मान लो ये एलिमेंट अगर बड़ा होता ऐसा, इतना बड़ा होता, और मान लो ये सेंटर पर अल्फा एंगल बनाता होता, ये रेडियस r होती, तो इसकी लेंथ कितनी होती, r होती कि नहीं होती, यस सर। अभी वो कितना एंगल बना रहा है, तो लेंथ कितनी होगी, r, समझ में आया क्या, यस सर, r इनटू, इसलिए तो मैंने एंगल बोला बहुत छोटा है, तो उसकी लेंथ भी बहुत छोटी है, उसकी लेंथ बहुत छोटी है, तो मास भी बहुत छोटा है, इसलिए डीएम मास बोला है मैंने, समझ में आया क्या, हाँ आया समझ में। पहली बार में थोड़ा टफ लगता है ये, बट प्रैक्टिस करने से ये सब आपको खुद से समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी ये टफ लगेगा आपको थोड़ा सा, और टफ है भी सही फॉर फर्स्ट टाइम, जब आप ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर लोगे फिर आपको सारी स्टेप अपने आप आएगी मन में, जैसे कि रट लिया हो, बट रटना नहीं है, समझ में आया क्या, तो मैंने क्या किया, पाई आर लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, तो r d थीटा लेंथ का मास कितना होगा, इसमें r d थीटा का मल्टीप्लाई कर दूं इनटू r से r कैंसिल, तो dm आ गया ना, ये dm का मास आ गया ना, कितना आया, m by pi इनटू d थीटा, ये dm का मास है, समझ में आया। अब y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है क्या, तो y कोऑर्डिनेट निकालना ना, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था, 1 by m dm into y, समझ में आया, हाँ, so 1 by m dm कितना है, m by pi है ना, into y की जगह क्या लिखूं, r sin थीटा d थीटा, समझ में आया। अब देखो लिमिट इसकी किसके हिसाब से निकलेगी, थीटा के हिसाब से, थीटा कहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, थीटा टू डी थीटा, और 0 से कहां से शुरू हो रही है, देखो रिंग, हम क्या करते हैं, सारे डीएम मास का dm into y1 dm into y2 dm into y3 करके ऐड कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट dm कहां पर था, ये वाला, और लास्ट dm, समझ में आया, फर्स्ट पार्टिकल कहां है, यहां पर स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल लिमिट, लास्ट का यहां पर है ना, हमने बीच में क्या किया था, थीटा एंगल पर, तो ये अगर थीटा बना रहा है तो ये कितना एंगल बना रहा है, 0, और ये कितना बना रहा है 180, तो लिमिट एंगल की लगेगी ना यहाँ पे, ये सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स 0 से शुरू होकर कहां तक जा रहे हैं 180, क्योंकि हाफ रिंग, समझ में आया क्या, आया समझ में।
तो क्या लिमिट कहां से लगाऊंगा, 0 से लेके 5 आया समझ में, m से n कैंसिल, r बाई पाई तो कांस्टेंट है, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस Cos लिमिट theta. लगाएंगे 0 से पाई, तो मैं cos थीटा लिख दूं और लिमिट लग दूं पाई से 0, ऐसा कर सकते हैं ना, ताकि माइनस में मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं प्लस में लिख देता हूं sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होता है, बट मैं लिमिट को उल्टा कर दूंगा तो माइनस प्लस में बन जाएगा, समझ में आया क्या, तो 0 से पाई की जगह क्या कर दूंगा, इधर दिख रहा है, ठीक है, Yes, तो sir. yc इज इक्वल टू r बाई पाई cos 0 कितना होता है 1 माइनस cos पाई कितना होता है -1, तो माइनस और 1 माइनस और माइनस 1 2 हो जाएगा, तो ये लिख दूं कितना आएगा 2r बाई पाई आएगा, समझ में आया क्या, सो फाइनली ये रिंग है मान लो, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसकी रेडियस कितनी है r, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके एकदम बीच वाले एक्सिस पर यहां से 2r बाई पाई ऊपर कहां होता है, समझ में आया, अब इस रिंग को आप ऐसे घुमा दो तो एक्सिस भी घूम जाएगी बट वो डिस्टेंस उतनी रहेगी, समझ में आया, जैसे रिंग को ऐसे कर दो तो यहां से 2r बाई पाई रहेगा, समझ में आया क्या, अब तो समझ, अब तो कैसे भी घुमा दो रिंग को, आपको तो सेंटर से उसकी जो एक्सिस है जो एकदम बीच में से जाएगी वहां से वहां तक की डिस्टेंस आ गई ना, कितनी आई है, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, कितने पर ये 2r बाई पर ऊपर है, समझ में आया, इसे बताओ क्या डेरिवेशन, लिखो तो मान लो इस रिंग का मास m है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg into 2r by pi, हाइट कहां से लेते हैं सेंटर मास से, x कोऑर्डिनेट 0 क्यों आया समझ में आया सबको, वो सिमेट्रिक है क्योंकि, हेलो सर, हाँ बोलो P5 में लेक्चर है अभी। क्या, 5 o'clock आपका AP5 में लेक्चर था। नहीं मेरा तो इसमें है AB1 AP5 में नेक्स्ट वाला है, नहीं लास्ट वाला है 7:45 पर, सर हमें टाइम टेबल में 5 to 6 दिया था। सर उन लोग को लिंक आ गया है दूसरा वाला AP5 वालों को। क्या गया है सर AP5 वालों को टारगेट फिजिक्स में सर लिंक दे दिया है दूसरे सर ने। AP5 वालों का GT सर का लेक्चर है, टारगेट 23 वाले ग्रुप में देखो उसमें लिंक भेजी होते हैं, सुन रहे हो बच्चों,
हो गया? समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? प्रैक्टिस करो एक बार क्लास के बाद, छोड़ के नहीं रखना है वरना नहीं आएगा ये। थोड़े दिन बाद पक्का पूरा ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं आता है ऐसे, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है अभी के अभी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ डिस्क। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ डिस्क। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ डिस्क। ठीक है, फुल डिस्क का क्यों नहीं निकाल रहे? सेंटर में होता है ना। अब डिस्क पता है ना सबको, सर्कुलर होती है, बीच में पूरा मटेरियल होता है। रिंग में तो क्या होता है, होलो, है ना। ये डिस्क क्या होती है, जैसे जिसमें हम खाना खाते हैं ना, प्लेट, सर्कुलर, वो डिस्क। समझ में आया क्या? और एकदम फ्लैट होती है, एकदम क्या होती है, यूनिफॉर्म। का मतलब क्या है कि हर जगह इसकी मास डेंसिटी क्या है, सेम। समझ में आया? सो हाफ डिस्क। ये हाफ डिस्क, ठीक है। बड़ा सेंटर यहाँ पर है, अगेन इसका मास क्या है, m, और रेडियस क्या है, r। ठीक है, ये मैं x एक्सिस ले लेता हूँ फॉर कैलकुलेशन के लिए, और ये मैं क्या ले लेता हूँ, y। दिस इज फॉर जस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। तो कौन सा कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, x, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इसका सेंटर मास इसी लाइन पे कहीं आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है। समझ में आया क्या? अब एक थोड़ा सा सोच के मुझे बताओ, चलो बाद में सोचेंगे, पहले निकालते। ठीक है, कि चलो ये सोचो कि इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगी, हम क्या सोचेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाने का सोचेंगे। इसमें भी मैं लिख दूं x से तो क्या है 0, और y से क्या होगा 1/m dm into y। ये होगा ना, y क्या है इसमें, वो जो dm होगा उस dm का y कोऑर्डिनेट है, और dm का y कोऑर्डिनेट कहां से लेते हैं, उसके सेंटर मास से, याद है ना। और dm क्या है, जो हम अभी मानेंगे। समझ में आया? जैसे रिंग में हमने एक छोटा सा मास माना, आया समझ में? अब इसमें क्या माने बताओ, dm। हाँ, अगर इसमें भी आप पॉइंट मास मानोगे, जैसे मान लो आपने ये पॉइंट मास मान लिया, तो इस बार दिक्कत होने वाली है। क्या मानेंगे, रेक्टेंगुलर रिंग, रेक्टेंगुलर थोड़ा ना होती, सर्कुलर। हाँ वो सही बोल, उसी पे आऊंगा मैं भी, आपने सही बोला। आप क्या बोल रहे थे, स्ट्रिप नहीं, इसको रिंग बोलो। रिंग बोलना चाह रहे हो कि एस, ये नहीं, देखो आपको ये कैसे आइडिया लगाना है, क्या मानना है, उसके लिए थोड़ा सा अभी मैं समझाता हूँ। देखो सबसे पहले अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे बहुत सारे डीएम से मिलके बना है, तो एक मान लो और इंटीग्रेट कर दो यहाँ से यहाँ। बट इसमें दिक्कत क्या है, इसका जो y कोऑर्डिनेट आया था वो आया था r sin थीटा, आया था कि नहीं आया था, हाँ। तो थीटा भी वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू लेके 5। एक तो थीटा वेरिएबल है और एक r भी वेरिएबल है, क्योंकि इधर भी तो है dm सारे, इनका भी तो करोगे आप इंटीग्रेशन। समझ में आया? तो अंदर वालों की तो रेडियस दो वेरिएबल हो गए, आया समझ में? तो नहीं कर सकते इसको, आया समझ में? दो लिमिट लगाओगे, कहां से लगाओगे, समझ में आया? तो फिर हम ये जैसे पहले माना था वो तो यहाँ नहीं कर सकते। समझ में आया क्या?
अब देखो रिंग के केस में हमने क्या माना था कि वो रिंग थी ऐसी, तो ऐसे छोटे 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 सबसे मिलके बनी, समझ में आया? ये डिस्क किससे मिलके बनी हो, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा सोचो कि ये किससे मिलके बनी होगी। अगर मान लो आपके पास ऐसे बहुत सारे रिंग है, उनको आप एक के ऊपर एक ऐसे लगाते जाओ, एक के ऊपर एक, यहीं से बिल्कुल यहाँ से एक के ऊपर एक, बहुत सारे रिंग ऐसे एक के ऊपर एक लगाते जाओ, बहुत सारे रिंग ऐसे एक के ऊपर एक लगाते जाओ, है ना? तो क्या बनेगा, ये हाफ डिस्क बनेगा। समझ में आया क्या? तो हमें जो एलिमेंट ढूंढना होता है वो ऐसा ढूंढना होता है कि वो वैसे बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बन जाए। समझ में आया क्या? जैसे रिंग बन गया था ना पिछले वाले केस में, छोटे छोटे मास से मिलके पूरा ऐसा बन गया था, है ना? अब इसमें क्या है कि जैसे ये सबसे छोटी रिंग, फिर ये उससे बड़ी रिंग, फिर ये उससे बड़ी रिंग, फिर ये उससे बड़ी रिंग, सबको ऐसे रखते जाओ। समझ में आया? तो क्या बनेगी, ये तो बनेगी हाफ डिस्क। आया समझ में? तो हम क्या मानेंगे, एक हाफ रिंग, एक पतली सी रिंग। अब पूरी डिस्क का मास m है, तो इसमें तो हजारों लाखों रिंग होगी ऐसी, तो एक रिंग का मास तो वो छोटा होगा ना। आप ये मत सोचना इतना बड़ा कैसे मान सकते हो, मानना तो छोटा था। बात बड़े या छोटे की नहीं, बात है मास की। अगर पूरे पूरे का मास m है, तो इसमें कितनी सारी रिंग होगी, बहुत सारी होगी ना। तो ऐसी बहुत सारी रिंग का मास कितना होगा, बहुत छोटा होगा ना। समझ में आया? तो हमने माना तो नहीं है कि उसका शेप कैसा है, रिंग के जैसे। समझ में आया? तो मैंने क्या मानी, एक ये रिंग, ठीक है। ये ऐसी पतली पतली, ये दो रिंग नहीं एक ही रिंग है। समझ में आया क्या? थोड़ी सी थिकनेस भी होती है ना रिंग की, होती कि नहीं होती? सो इसकी रेडियस मैंने क्या मानी, y। क्या मानी, y। और इसकी थिकनेस कितनी, ये थिकनेस मान लेते हैं d1। कितनी है, d1। समझ में आया क्या? ऐसी रिंग, पहली रिंग यहाँ से शुरू हो रही होगी y इक्वल टू 0 से, है ना? और लास्ट वाली रिंग y इक्वल टू r तक जाएगी। लिमिट भी पता लगी, 0 से r लगने वाली लिमिट। समझ में आया क्या? पहली रिंग कहाँ पे होगी, छोटी सी, जिसकी रेडियस कितनी है 0, और सबसे बड़ी वाली रिंग लास्ट वाली, उसकी रेडियस कितनी है, लिमिट 0 से r लगने वाली। समझ में आया क्या? अब हमें निकालना है dm और y, तो dm निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने तीन चीज पढ़ी थी, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। इसमें क्या काम आएगी, सरफेस, क्योंकि यहाँ पे एरिया है ना डिस्क का, लेंथ थोड़ा होती है डिस्क की, क्या होता है एरिया। सो ये हाफ डिस्क है, हाफ डिस्क का एरिया कितना होगा, फुल डिस्क का कितना होता है, तो इसका कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 ये टोटल एरिया, और इसका टोटल मास है m, तो यूनिट एरिया का कितना होगा, 2m by समझ में आया क्या? ये मास पर यूनिट एरिया है m by a, m अपॉन a, a की वैल्यू क्या, पाई स्क्वायर बाय 2, तो क्या बन जाएगा 2m पाई। समझ में आया? इसमें अगर हम इसके एरिया से मल्टीप्लाई करें, एरिया ऑफ रिंग बहुत छोटा सा एरिया है, मान लो d है, जैसे उसकी लेंथ कितनी थी r d थीटा, इसका एरिया कितना है मान लो d है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अगर इस रिंग को आप एकदम सीधा कर दो तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ये रिंग है ना, इसकी लेंथ कितनी होगी पाई इंटू रेडियस r, इसकी रेडियस कितनी है y, तो लेंथ होगी इसकी पाई इंटू y इंटू थिकनेस कितनी है इसकी dy, तो लेंथ इंटू थिकनेस क्या होगा, इसका एरिया। समझ में आया? ये इसका एरिया है, आया क्या समझ में? किसका एरिया है, एक वो जो एलिमेंटल रिंग मानी आपने उसका एरिया है। समझ में आया? सो यहाँ इतने एरिया का अगर मैं मास निकाल लूंगा तो मुझे dm मिल जाएगा, इस रिंग का मास। समझ में आया? सो पाई y इंटू dy का मास क्या होगा 2m by
into पाई बाई कुछ कैंसिल हुआ पाई, तो कितना आया dm is equal to 2n by dy square आया समझ में, dm आ गया। अब बात इसका y कोऑर्डिनेट बताओ, रिंग का y कोऑर्डिनेट dm आ गया, y कोऑर्डिनेट कितना, जैसे पहले r sin थीटा था, इसका कितना y कोऑर्डिनेट y sin थीटा, हाँ कोऑर्डिनेट कहां से देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसके सेंटर से नहीं, उसके सेंटर ऑफ मास कहां से देखते हैं, तो इस रिंग का सेंटर मास कहां है, यहाँ पर, इसकी अगर रेडियस y है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना ऊपर होगा, 2y बाई पाई, 2r बाई पाई अभी फॉर्मूला निकाला था हमने, रिंग का सेंटर मास का, इसकी रेडियस कितनी है, r की जगह कितनी है y, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है ना इस रिंग का, तो क्या मैं इस रिंग को हटा के पूरा यहाँ लिख सकता हूँ, इसका पूरा डीएम मास मैं यहाँ रख सकता हूँ। सेंटर मास में हमने क्या सीखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप उसके डीएम सेंटर मास की जगह रख सकते हो, पूरा का पूरा मास, समझ में आया क्या, तो ये डीएम जो पूरा मास है, वरना आप कैसे बताओगे y कोऑर्डिनेट, इस पूरी रिंग का y कोऑर्डिनेट हर जगह चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके सेंटर मास से तो बताओगे, समझ में आया क्या, तो इसका सेंटर मास कहां लोकेटेड है, 0,2y बाई पाई, तो y कोऑर्डिनेट कितना आया, तो y को किससे रिप्लेस करोगे आप, समझ में आया, डायरेक्ट y ही पुट करना है, y तो रेडियस है, सेंटर मास अगर y रेडियस है तो सेंटर मास कहां होगा, उसका y कोऑर्डिनेट, समझ में आया, कांसेप्ट कुछ नया है क्या, मैंने पहले भी बताया था, सेंटर मास कहां से लिखते हैं, सॉरी पोजीशन वेक्टर कहां से लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास, समझ में आया, ओरिजिन से लेके उसके सेंटर मास, समझ में आया, एक एग्जांपल दिया था ना, एक रिंग रखी हुई है, तो उसका उस रिंग को पूरा हटा के आप क्या रख सकते हो, उसके सेंटर ऑफ मास पे, तो उसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो उस रिंग का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आप बता सकते हो, समझ में आया क्या, सो अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे, y is equal to क्या है, 1 by m इंटीग्रेशन dm की जगह क्या लिखूंगा, 2m by y dy इधर लिख देता हूँ, है ना, और उस y की जगह क्या लिखूंगा, 2y by पाई, समझ में आया, m से m कैंसिल, क्या बचेगा, 2 into 2 4 by पाई r स्क्वायर, ये बचा, समझ में आया, और इधर क्या बचा, y स्क्वायर, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, 0 से 8 तक लगेगी ना, बताया था ना, सो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, y क्यूब बाई 3, लिमिट लगाओगे तो वो 0 से r, तो क्या आएगा r क्यूब बाई 3, तो r स्क्वायर से 2r कैंसिल, तो कितना आया, 4r बाई 3 पाई, समझ में आया क्या, ये है सेंटर मास का y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो क्या है 0, तो कभी भी अगर आपको हाफ डिस्क गिवन है, इसकी रेडियस है r, तो इसका सेंटर मास इसके एकदम सेंटर वाली लाइन पर, वर्टिकल वाली एक्सिस पर, यहां से 4r बाई 3 पाई ऊपर होता है, समझ में आया, ऑफ हाफ डिस्क, रिंग का कितना था याद रखना है, उल्टा इधर का उधर नहीं करना है, रिंग का कितना था, और इसका, और ये सिर्फ लिख के नहीं रखना है, ये रात को 2 बजे में पूछेंगे रिंग का कहां होता है, डिस्क का कहां होता है, तो याद होना चाहिए, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको ये सेंटर मास पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि कहां है, वहां थोड़ा ना डेरिवेशन करेंगे इतना लंबा, समझ में आया क्या,
हो गया? करो डिस्कस। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है और बाकी हम डायरेक्ट एक बार हम आपको वो भी याद रखना है। ठीक है, सो लिखते जाओ। नेक्स्ट लिखो सेंटर मास ऑफ यूनिफॉर्म होलो हाफ होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब हाफ ही होता है। हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है? हाफ। ठीक है, ये होलो है। होलो और दो तरह के होलो और सॉलिड। सॉलिड मतलब जैसे आपने लेदर की बॉल को कट कर दिया तो सॉलिड रहती है ना अंदर से पूरी, और होलो प्लास्टिक की बॉल को कट कर दिया तो बॉल टाइप स्ट्रक्चर आएगा उसमें। अंदर से पूरी क्या होगी? हाँ, होल। समझ में आया? सो सेंटर ऑफ मास, ये तो पता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना? इसका भी कहाँ होगा? इसी लाइन पर होगा। तो ये होता है r/2 फ्रॉम इस सेंटर। कहाँ होता है? ये किसका है? होलो हेमिस्फीयर। देन नेक्स्ट लिखो सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर ये है सॉलिड। इसका ऊपर होगा या और नीचे होगा कंपेयर टू होल? मतलब r/2 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की साइड ज्यादा होगा ना। अब ये होलो करना है, ये पूरा सॉलिड है तो इसका मैक्सिमम मास कहाँ होगा? हाँ, सेंटर के पास वाले रीजन में। समझ में आया? तो इसका सेंटर मास नीचे शिफ्ट हो जाएगा। होलो में तो क्या था? मास पेरीफेरी पर आया समझ में? हाँ, इसमें मास का है पेरीफेरी पे भी है और पूरे में भी है, तो ज्यादा मास किधर आएगा? हाँ, सेंटर के पास वाले रीजन में, इसलिए सेंटर मास नीचे चला जाएगा। समझ में आया? सो यहां से कितने ऊपर? ये होता है 3r/8। याद रखना है आपको सभी। कितना होता है? 3r/8। समझ में आया? Follow on and then solid. मान लो ये यहाँ पे सबकी रेडियस क्या थी? रेड आर के टर्म्स में बताया ना। यहाँ पर इसकी हाइट की टर्म्स में ये होलो कौन है? इसकी हाइट है h, दिस इज होलो कौन। तो इसका सेंटर मास जो होता है वो अगेन ये भी इसके सेंटर वाली लाइन पर ही होगा, है ना? क्योंकि सिमेट्री की इस लाइन के ऊपर।
तो यहाँ से h/3 या टॉप से 2h/3, समझ में आया? बॉटम से h/3। अगर सॉलिड कौन का पूछूं तो h/3 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम आएगा, क्योंकि इसमें भी मास अब, इसमें तो पेरिफेरी पे था, इसमें तो नीचे की तरफ ज्यादा है ना, समझ में आया? तो इसका सेंटर ऑफ मास h/4 पर होता है। कितने पर होता है? h क्या है इसकी? टोटल, समझ में आया? तो 1 मिनट में सारे सेंटर ऑफ मास याद कर लो, वो दोनों भी यहाँ पे लिख दो साथ में। रिंग का 2r/5 और इसका 4r/3 2r/5 बड़ा है या 4r/3 का? 4r/5, क्योंकि उसमें भी यही बात है, रिंग में तो पेरिफेरी पर है, डिस्क में तो नीचे की तरफ ज्यादा है, समझ में आया? हाँ, याद करो, रिपीशन करेंगे। हो गया? ये सॉलिड कौन और इसके नीचे सॉलिड हेमिस्फीयर, समझ में आया क्या? सॉलिड कौन, उसके नीचे मतलब इसका उल्टा कर दो तो कॉर्नेटो आइसक्रीम बन जाएगा, स्कूप कौन, समझ में आया क्या? हाँ, उसमें पूरा स्कूप डाल दिया तो ऊपर से क्या देता है, ऐसे रहता है ना, ऐसे। तो इसका हमें सेंटर ऑफ मास बताना, क्या बताना है? ये पॉइंट है और 0,0, ये है 3r और इसकी रेडियस है r और इसकी हाइट है 3r और ये सॉलिड है दोनों, दोनों क्या है? सॉलिड। आइसक्रीम का कौन सॉलिड ही होता है ना, खाली खाते हो क्या? हाँ, वही है। तो अगली बार जब आइसक्रीम खाओ तो पहले सेंटर ऑफ मास निकालो, फिर खा, पूरी वो मेल्ट हो जाएगी ना उसके बाद। ये अगली बार सर इतनी जल्दी निकालेंगे कि मेल्ट नहीं हो जाएगी, ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं होगा, तो करो प्रैक्टिस। हमेशा एक कंसेप्ट याद रखो, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पता है तो उसको हटा के हम उसको वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं, समझ में आया क्या? तो क्या आपको कौन का पता है, सॉलिड कौन का? क्या आपको इसका पता है? क्या इन दोनों का हटा के आप दो पार्टिकल वहां पे रख सकते हो, फिर उन दोनों का आप निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो ना? वैसे सोचो, मास नहीं गिवन, मास किसके प्रोपोर्शनल है दोनों का? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, तो मास किसके प्रोपोर्शनल होगा? वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा ना। सॉलिड ऑब्जेक्ट है ये,
तो किसके प्रोपोर्शनल होगा मास वॉल्यूम। समझ में आया। मास का रेशियो निकालो दोनों के। क्या लिखोगे अल्टीमेटली m1x1 m2 ऐसे कुछ लिखोगे तो m1 m2 का रेशियो निकाल लो, वॉल्यूम के रेशियो के इक्वल है वो। समझ में आया क्या? हाँ हमें कोऑर्डिनेट बताना है तो वो कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला यूज करना। m1 y1 m2 y2 m1 m2। x कोऑर्डिनेट तो 0 है ना दोनों का, तो x कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है क्या? दोनों का y कोऑर्डिनेट निकालो। किसका? कोन का और सॉलिड हेमिस्फीयर का। समझ में आया? कोन का वॉल्यूम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ चलो मास से पहले इनका सेंटर ऑफ मास, जैसे ये कोन, तो कोन का सेंटर ऑफ मास सॉलिड का कितना ऊपर होता है? h/4 में। तो इसका कितना ऊपर होगा? 3r/4 पर। समझ में आया क्या? या बेस से कितना ऊपर होगा? और इसका 3r/8 नीचे। सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या होता है? समझ में आया? तो एक का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 0,3r/4। दूसरे ये ओरिजिन 0,0। समझ में आया? और दूसरे का आपको मिल गया 0,3r/8। मान लो इसका मास है m1, इसका मास है m2। समझ में आया? तो इनका सेंटर मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, है ना? y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 into 3r/4 3r/4 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव है ना? समझ में आया कैसा आया? ऊपर वाले कोण का y एक्सिस में ऊपर की तरफ इसलिए पॉजिटिव, नीचे वाला नीचे की तरफ नेगेटिव है। समझ में आया क्या? 0,0 के नीचे नेगेटिव होगा ना? कितना नीचे होगा? अभी लिखवाया था ना कितना होता है सॉलिड हेमिस्फीयर का? कितना होता है? हाँ समझ में आया? सो माइनस m2 इंटू माइनस का 3r/8 अपॉन m1 प्लस ये फॉर्मूला लगेगा ना, ये अप्रोच ऐसे का। समझ में आया क्या? अब तुम अटके होंगे तो m1 m2 पे अटक। समझ में आया क्या? वो भी कैलकुलेशन है, कोई टफ काम नहीं है। फिजिक्स तो ये थी बस। आया समझ में? अब m1 m2 देखो, मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है कि नहीं है? सो m1 इज इक्वल टू मान लो होगा kv और m2 इज इक्वल टू क्या होगा? k1v1 kv1 और kv2। समझ में आया? ये होगा कि नहीं होगा? अब वो जब आप m1 m2 की वैल्यू यार पुट करोगे तो k से k तो कैंसिल ही हो जाएगा। जब m1 m2 पुट करोगे तो k तो कैंसिल हो जाएगा ना। सो k को हटा दें, जो कैंसिल होना है उसको हटा दें। समझ में आया? सो m1 को हम वॉल्यूम की टर्म्स में लिख दें। m1 क्या होगा? m1 किसको माना मैंने? इसको, कोन का वॉल्यूम कितना है? 1/3 पाई r। इसकी रेडियस कितनी है? r ये इनटू हाइट कितनी है? समझ में आया? इनटू k लिखोगे बट वो k कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? आया समझ में? सो
कितना आया 3 से 3 कैंसिल पाई आर क्यूब है आया समझ में हाँ और m2 2/3 pi r हाँ पूरे स्फीयर का कितना होता है 4/3 इसका कितना होगा 2/3 pi r 2/3 पाई आर क्यूब समझ में आया पाई आर क्यूब की वैल्यू कितनी है m1 इसको अगर मैं m बोलूं तो यहाँ पे m लिख सकता हूँ तो ये क्या होगा 2/3 टाइम्स होगा समझ में आया m1 का 2/3 टाइम्स है ना अब आप पुट कर दो m1 की जगह क्या लिखूंगा m into 3r/4 माइनस m2 की जगह क्या लिखूंगा माइनस 1 ले लूंगा 2/3m into 3r/8 समझ में आया समझ में अपॉन m1 plus m2 m plus 2/3 समझ में m देखो m तो हट गया ना इसलिए मास गिवन नहीं था समझ में आया क्या अब इसको सॉल्व कर लो 3 से 3 कैंसिल तो कितना बचेगा 3r/4 माइनस 2r/8 इसको मैं बोल दूं 6r/8 माइनस 2r/8 तो 4r/8 समझ में आया अपॉन 1 plus 2/3 5/3 समझ में आया क्या सो 4 से 2 टाइम्स सो कितना आएगा 3r/10 तो दिख रहा है कि कितना आएगा आंसर 3r/10 आया समझ में जगह डालो ये डालो तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास ही पता नहीं होता तो कर पाते क्या कि 3r/8 होता है उसका h/3 होता है नहीं कर पाते ना कि डेरिवेशन करते पहले उतनी देर में कितने क्वेश्चन हो जाते तो इसलिए याद आना जरूरी है समझ में आया क्या बात करने की आवाज आ रही है मैं बिठा दूंगा ये एक स्क्वायर प्लेट स्क्वायर प्लेट में से मैंने हाफ डिस्क कट कर क्या कर दिए इसको कट करके रिमूव कर दिया तो जो बचा हुआ मटेरियल है वो ये इसको कट एंड रिमूव ठीक है ये ए है तो हाफ डिस्क की रेडियस कितनी होगी स्क्वायर की साइड कितनी ए एक स्क्वायर प्लेट में से मैंने हाफ डिस्क कट करके बाहर निकाल दी अगर नहीं करते तो सेंटर मास कहाँ होता यहाँ होता है एकदम सेंटर पर है ना अब सेंटर मास थोड़ा इधर हो जाएगा तो मैं ये बताना यहाँ से कितना शिफ्ट हुआ समझ में आया क्या इसका सेंटर मास अपने पुराने वाले सेंटर मास से कट करने से पहले से कितना शिफ्ट हुआ वो बताना है समझ में
अब इसका सेंटर मास कितना होता है? 4r/85. Minus Coordinate r/6. r/6. A/2. चलो देखो, फिर 2a/3 8 minus 5. चेक कर देखो, अगर ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका सेंटर मास यहाँ है और इसका सेंटर मास यहाँ है, अगर ये दोनों को मैं यहाँ लगा दूं तो दोनों का सेंटर मास यहाँ जाएगा, फिर तो पूरा स्क्वायर का जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, तो इसको मैं m1 बोल दूं, हाफ डिस्क को इसको मैं m2 बोल दूं, तो यहाँ पर इन दोनों का सेंटर मास आ जाएगा m1 प्लस m2 का, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो m1 का सेंटर मास यहाँ से कितना दूर है? फॉर्मूला क्या था हाफ डिस्क का? 4r/3 पाई। इसकी रेडियस कितनी है हाफ डिस्क की? a/2 है ना इसकी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस इसकी। समझ में आया? तो 4 into a/2 अपॉन 3 पाई, तो 2 से 2 टाइम्स, तो ये कितना हुआ? अब ये 2a/3 पाई, तो ये बची वाली डिस्टेंस, ठीक है, इसको मैं x1 बोल दूंगा। x1 कितना होगा? a/2 minus 2a/3. ये होगा। समझ में आया? हाँ, आया समझ में? अब देखो, यहाँ पर तो m1 प्लस m2 दोनों, यहाँ पर m1 है और यहाँ पर m2, ये डिस्टेंस कितनी है?
x1 और ये कितनी है x, वो x बताना है मेरे को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ m2 into x equal to m1 ऐसे लिख सकता हूँ ना, समझ में आया क्या? क्योंकि सेंटर मास है ना, सेंटर मास से दोनों का मास मोमेंट इक्वल होगा, तभी तो कैंसिल करेंगे दोनों। आया समझ में? अब क्या निकालना है m1 m2, तो m1 m2 यहाँ पर मास किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के, तो m1 को मैं लिख सकता हूँ k into a1, समझ में आया? और m2 को क्या लिख सकता हूँ, अब कैसे के तो कैंसिल ही हो जाएगा ना दोनों तरफ, तो k लिखने की जरूरत है क्या, तो आप तो जो एरिया वही मास मान लो, समझ में आया क्या? सो m1 किसका मास है, हाफ डिस्क का एरिया कितना होगा, पाई r कितना है इसका, तो a/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, a/2 का, तो क्या आएगा पाई a² 4 और m2 कितना आएगा m1 plus m2 a², m1 m2 दोनों मिलके स्क्वायर बन गया ना, m1 plus m2 कितना है, तो m2 कितना होगा a² minus m1 कितना आया, समझ में आया? a² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 8 minus 5, ये से कुछ आ रहा है क्या तुम्हारा, 8 minus 5 कुछ बोलेगा ना, लेकिन नहीं होगा, चलो देख a² कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया 8, तो इधर बचेगा 8 माइनस इधर क्या बचेगा, अभी वैल्यू पुट करो इधर, ठीक है, m2 की जगह ये पुट करेंगे a² into 8 minus 5/8 into x, m1 की जगह क्या पुट करेंगे pi a² 8 into x1, ये आया a/2 minus, समझ में आया, a² से a² कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, x निकालो, x क्या जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, अपॉन में 8 minus 5 आ जाएगा, समझ में आया? हाँ आया समझ में? कैलकुलेशन ही थी ज्यादा, बाकी कंसेप्ट तो वही था। हाँ कभी मास वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा, कभी एरिया के होगा, कभी लेंथ के होगा, तो आपको समझ के करना है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन शीट एक्सरसाइज वगैरह में मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है? किसी में से आप डिस्कट कर दिया, किसी में से पूरा डिस्कट कर दिया, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्व करना सब लोग, ठीक है? हो गया, समझ में आया सबको आज पूरा? सेंटर मास ऑफ कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम कैसे निकालते हैं, समझ में आया? अगर आपको सेंटर मास याद नहीं है तो क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, उसका डीएम मास निकालते हैं, उसका वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं और फॉर्मूले पुट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, समझ में आया क्या?
और जितने मैंने आज लिखा है सबको सेंटर मास उसके याद होने चाहिए, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके ऑनलाइन बच्चों, देख लिया सबने? यस सर। रिवीजन करके आओ नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।